हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है, हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ रहे थे। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है? तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कवर कर लिया है, जिसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। उसके बाद हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा, फर्स्ट सब यूनिट ऑफ सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट का कंपोजिशन, जिसमें राज्यसभा आते हैं, लोकसभा आते हैं और प्रेसिडेंट आते हैं। ठीक है। और इनकी देखिए हमने पार्लियामेंट की पावर्स क्या होती हैं और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है, वो सब हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारे ये सारे लेक्चर्स नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में जाएं और हमारे ये सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। और अगर आपको हमारे सब लेक्चर्स की पीडीएफ्स चाहिए, जितने भी लेक्चर अभी तक आए हैं, ऑलमोस्ट 134 और 33 लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं। इन सब लेक्चर्स के पीडीएफ अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लेक्चर में हम अपने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के सेकंड यूनिट का सेकंड सब यूनिट कवर करेंगे, जो कि है प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की पावर क्या है, प्रेसिडेंट की पोजीशन और रोल ऑफ प्रेसिडेंट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। फिर से मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तीन कंपोनेंट मिल के बनाते हैं पार्लियामेंट। ऐसे हमें लगता है कि पार्लियामेंट में क्या क्या होता होगा, लोकसभा और राज्यसभा, बट क्वेश्चन में आएगा, पूछा जाएगा तो प्रेसिडेंट आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जो कि नहीं करना। प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम प्रेसिडेंट को ही डिटेल में कवर करेंगे। पार्लियामेंट को हम पढ़ चुके हैं और पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट को छोड़ के बाकी पार्लियामेंट के सारी चीजें हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक। इंडिया क्या है? एक रिपब्लिक कंट्री है। कहाँ बात की गई है? हमारे प्रीएम्बल में। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक मीन्स ऐसी कंट्री जिसका हेड इलेक्टेड हो। ऐसी कंट्री जिसका हेड इलेक्टेड हो उसको रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अगर पूछा जाए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड पूछा जाए तो प्रेसिडेंट होगा। अगर पूछा जाए इंडिया का रियल एग्जीक्यूटिव हेड तो वो प्राइम मिनिस्टर होगा। रियल एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या नॉमिनल हेड जो होगा, हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, वो प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? प्रेसिडेंट को कहा जाता है इंडिया का पहला सिटीजन। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया कौन है? प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल ये बात करता है? ये बात करता है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52। रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। किसके पास होती हैं? वो होती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट नहीं होता। आर्टिकल 74 ये बात करता है। आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो प्रेसिडेंट के साथ कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तो 52 से 78 जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, वो किसके साथ डील करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इलेक्शन होता है, उसमें हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। एक वर्ड यूज किया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट कौन होता है, कौन नहीं होता, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज में एमपीज होते हैं, लोकसभा के एमपी और राज्यसभा के एमपी, बट इलेक्टेड एमपीज होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते, ये याद रखना है आपने। तो इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का पूछा जाए तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा
के इलेक्टेड मेंबर तो होंगे, साथ साथ में होंगे इलेक्टेड एमएलएज स्टेट्स के या यूटीज के, वो वाली यूटीज जिनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। इंडिया में आज 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं, ठीक है। 8 यूटीज में सिर्फ 3 यूटीज ऐसी हैं जिनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, मींस चीफ मिनिस्टर है। कौन कौन सी? एक तो जम्मू कश्मीर हो गई हमारी, इसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। दूसरी दिल्ली और तीसरी पुडुचेरी। पुडुचेरी हमने कितनी बार पढ़ा है? 3 अलग अलग स्टेट्स में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुडुचेरी के, ठीक है। क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? तो आंसर होगा नहीं, याद रखना है। वोटिंग सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको पूरा फार्मूला और वो सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में जो आपके पूछा जाएगा वो 2 वर्ड पूछे जाते हैं, एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये याद रखना है। एमएलएज पार्टिसिपेट करते हैं? यस करते हैं। तो एमएलएज का जो वोट है वो स्टेट की पॉपुलेशन और असेंबली की स्ट्रेंथ पे बेस्ड होता है। एमपीज का वोट जो है वो सारे एमपीज का सेम होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन करवाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, चाहे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन हो, मींस ये बड़े सारे इलेक्शंस जो होते हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। तो आपके दिमाग में आता होगा कि फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से इलेक्शन करवाता है? तो वो करवाता है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है? नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, ठीक है। तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। टेन्योर और क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट से क्वेश्चन बनते हैं। कितने साल के लिए होता है टेन्योर? 5 साल के लिए। एमएलए हो, ठीक है, एमपीज हों लोकसभा के, या प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, इनका टेन्योर 5 साल होता है। राज्यसभा का एमपी जो होता है उसका टेन्योर 6 साल होता है, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर होता है उनका भी 6 साल का होता है, असेंबली का 5 साल का होता है, ये याद रखना है। इंडिया में क्या प्रेसिडेंट एक बार जो प्रेसिडेंट 5 साल पूरा कर गया फिर से वो इलेक्शन लड़ सकता है? जैसे यूएसए में कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, बट ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया में प्रेसिडेंट जितनी बार मर्जी बने, ठीक है, अलोडेड हैज़ नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है 1 बार 2 बार या 3 बार। अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन करना है तो वो देगा वाइस प्रेसिडेंट को, अगर वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन करना है तो वो देगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। क्या प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है? जी हाँ, हटाने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको इम्पीचमेंट कहते हैं। आर्टिकल 61 बात करता है कि प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच किया जाएगा। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एज कितनी होनी चाहिए? अगर आपने मिनिमम एज कितनी चाहिए, तो मिनिमम एज चाहिए 35 ईयर्स, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं, ठीक है। सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, 35 साल एज होना चाहिए, और बाकी क्वालिफिकेशन जो हैं वो लोकसभा का मेंबर बनने की जो क्वालिफिकेशन है वही चाहिए, ठीक है। ऐसे लोकसभा का मेंबर जो होता है वो 25 साल की एज में बनता है। राज्यसभा के लिए 30 साल चाहिए, बट प्रेसिडेंट के लिए 35 साल चाहिए। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं करना चाहिए प्रेसिडेंट जो बनने के लिए खड़ा हो रहा है इलेक्शन में। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट देखते हैं अब, काफ़ी पावर्स होती हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कौन कौन सी हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती हैं, कौन कौन सी हैं वो बाद में देखते हैं। तो लेजिस्लेटिव, जैसे हमने पार्लियामेंट की पावर्स देखी, वैसे प्रेसिडेंट की पावर्स भी होती हैं काफ़ी सारी। कौन कौन सी? लेजिस्लेटिव 1, एग्जीक्यूटिव 2, फाइनेंशियल पावर्स 3, जुडिशियल पावर्स भी होती हैं 4, उसके बाद इमरजेंसी पावर्स होती हैं, ठीक है, और कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास। चलिए इनको देखते हैं हम डिटेल में। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। स्टेट्स में गवर्नर्स होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है।
जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली गलत होता है। क्यों? हाई कोर्ट के जजेस स्टेट में होते हैं, तो हमें लगता है कि शायद गवर्नर करता होगा, बट नहीं। चाहे हाई कोर्ट के जजेस हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, चाहे चीफ जस्टिस हो, या स्टेट्स के गवर्नर हों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हों, प्राइम मिनिस्टर हों, इन सब को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल को भी प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट। कैग को, या इलेक्शन कमिश्नर, हमारे इलेक्शन कमिश्नर हों, या यूपीएससी के चेयरपर्सन हों या मेंबर्स हों, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस किसको कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन होगा डिफेंस मिनिस्टर। आप गलत कर देंगे। सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस कहा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है। ऐसी यूटीज जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, उन यूटीज को एडमिनिस्टर कौन करता है? उनको करता है प्रेसिडेंट करता है, बट प्रेसिडेंट खुद तो जाके करेगा नहीं, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ अपॉइंट करता है? जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे दिल्ली, जे&के, पुडुचेरी, तो वहाँ वो एलजी के द्वारा एडमिनिस्टर करता है यूटीज को। तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी को कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, खुद नहीं, मनोज सिन्हा के द्वारा। मनोज सिन्हा कौन है? एलजी है। ऐसे ही लद्दाख में एलजी हैं, लद्दाख में एलजी हैं। तो डायरेक्टली जो अपॉइंट कौन करता है, चाहे एलजी हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यूटीज को कौन चलाता है, एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर? इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। कई बार बंदा स्लिप ऑफ टंग की वजह से चीज़ें ऊपर नीचे बोल देता है, तो वो उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो करेक्ट कर लेनी होती है। लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास? यस, होती हैं। कौन कौन सी? 3 इंपॉर्टेंट पावर ये आपने याद रखनी है, सम्मन, प्रोरोग और डिसॉल्व। क्या है ये? सम्मन मीन्स जब कोई भी सेशन स्टार्ट होता है इंडियन पार्लियामेंट में, 3 सेशन हमने पढ़ लिए। सबसे पहला होता है बजट सेशन, फिर मॉनसून सेशन होता है, फिर विंटर सेशन होता है। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़े। तो ये 3 सेशन कौन बुलाता है? इन सेशन को स्टार्ट करने को कहते हैं सम्मन। तो सम्मन कौन करता है सेशंस को? प्रेसिडेंट करता है। मतलब सिंपल सी बात है, एमपीज को कॉल की जाती है कि आइए बैठिए, सेशन में मीट होइए और कानून बनाइए। तो क्या है सम्मन? किसी भी जो हमारे सेशन होते हैं उनको सम्मन कौन करता है? सिंपल भाषा में आपने याद रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सम्मन कहाँ होते हैं? सम्मन मीन लोकसभा का सेशन भी बुला सकता है प्रेसिडेंट, राज्यसभा का भी बुला सकता है। तो ये जो सम्मन का परंपरा है, ये परमानेंट है या टेम्परेरी? ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्यों? जैसे बजट सेशन है तो वो कुछ मंथ के लिए है, अभी नेक्स्ट सेशन आने वाला है, आपको पता है, विंटर सेशन। तो परमानेंट होगा या टेम्परेरी? टेम्परेरी। नवंबर दिसंबर में होगा, कुछ दिनों के लिए होगा। तो उसको कॉल कौन करेगा? प्रेसिडेंट। उसको कहेंगे कि सम्मन किया है प्रेसिडेंट ने। ठीक है। अब प्रेसिडेंट ने सेशन स्टार्ट कर दिया, मतलब सम्मन हो गया। अब सेशन खत्म होगा ना, तो खत्म होने को बोलेंगे प्रोरोग करना। प्रोरोग कौन करेगा? प्रोरोग भी करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्या है? मीन्स एंड अ सेशन, सेशन को एंड करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। सेशन को एंड करता है। एंड करना मतलब प्रोरोग करना। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। कौन से सेशन को? चाहे वो लोकसभा का सेशन हो, राज्यसभा, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। और ये भी टेम्परेरी है। ठीक है। उसके बाद डिसॉल्व करने की पावर होती है। किसको डिसॉल्व किया जाता है? सेशन तो डिसॉल्व होंगे नहीं, सेशन या तो सम्मन होंगे या प्रोरोग होंगे। डिसॉल्व लोकसभा को किया जाता है। दो पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा तो परमानेंट बॉडी है, 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। तो इसका मतलब जब 5 साल पूरे हो जाते हैं, या प्रेसिडेंट को लगता है कि अभी मेजोरिटी नहीं है सरकार के पास, तो वो डिसॉल्व कर देगा लोकसभा को। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को जैसे गवर्नर डिसॉल्व करता है। ठीक है। तो डिसॉल्व मीन्स एंड लोकसभा कंप्लीटली। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है, राज्यसभा को नहीं किया जा सकता। और ये जो डिसॉल्व किया है, ये क्या टेम्परेरी है या परमानेंट? ये परमानेंट है। क्यों परमानेंट है? पूरे तरीके से लोकसभा डिसॉल्व है। वो जो 500 समथिंग मेंबर, 543 मेंबर हैं या 550 हैं, तो
वो मेंबर पूरे तरीके से डिसॉल्व हैं, अब वो एमपी नहीं है, अब उनको फिर से जनता के पास जाना है, फिर से इलेक्शन होने हैं, फिर से वो चुन के आएंगे। तो परमानेंट डिसॉल्व होता है जब तक नए इलेक्शन होकर नई लोकसभा का गठन ना किया जाए। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पूछा जाता है कि इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद जो नई लोकसभा आई उसका पहला सेशन जो होता है वो एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, याद रखना, एड्रेस फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। और हर साल का पहला सेशन, हर साल का पहला सेशन, साल कब स्टार्ट होता है? 1 जनवरी से, तो जनवरी के बाद पहला सेशन कौन सा होगा? बजट सेशन। तो हर साल का फर्स्ट सेशन दैट इज बजट सेशन को एड्रेस करता है प्रेसिडेंट, या नए इलेक्शन के बाद पहला सेशन जो होता है उसको एड्रेस करता है प्रेसिडेंट। उसके बाद नॉमिनेशन की पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास। राज्यसभा में 12 एमपीज को नॉमिनेट किया जाता है। ये एमपीज कौन होते हैं? कोई आर्ट में स्पेशलिस्ट होता है, आर्टिस्ट होता है, या कोई लिटरेचर में एक्सपर्ट होता है, या साइंस में, या सोशल एक्टिविस्ट, सोशल सर्विसेज में। ठीक है, कितने टोटल नॉमिनेट कर सकता है? 12। जम्मू एंड कश्मीर से कोई नॉमिनेटेड एमपी है? हाँ है। कौन? इंजीनियर गुलाम अली खटाना। ठीक है, ये किस किस फील्ड से गए हैं? तो ये सोशल सर्विसेज या सोशल एक्टिविस्ट। तो सोशल सर्विस के फील्ड से नॉमिनेट किया था इंजीनियर गुलाम अली खटाना को 2022 में। इनका टेन्योर खत्म हो रहा है 2028 में। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, उसके बाद 2 एमपीज को नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा में। ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कोई 2 पर्सन, उनको नॉमिनेट करने की पावर थी प्रेसिडेंट के पास। 104 नंबर के अमेंडमेंट में इसको खत्म कर दिया गया है, अब नहीं नॉमिनेट होते। अब लोकसभा में नहीं, सिर्फ राज्यसभा में 12 एमपीज नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और क्या करता है प्रेसिडेंट? कोई भी बिल है वो लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद वो एक्ट तब तक नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मोहर नहीं लगती, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से असेंट नहीं मिलता। और क्या करता है? जो ये बिल्स हैं इनको वो विद होल्ड कर सकता है, या असेंट दे के पास कर सकता है, या रिटर्न कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल को वो उसको साइन करना ही करना है, तो प्रेसिडेंट को मनी बिल को साइन करना ही करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में भी पूछा जा सकता है। डीप में क्या पूछा जा सकता है? डीप में पूछा जा सकता है सिंपल, ये जो पावर्स हैं इनसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है वीटो पावर का, कि प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है। प्रेसिडेंट के पास क्या होता है? वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब क्या है? कि प्रेसिडेंट जो है वो बिल को या तो विद होल्ड कर सकता है या रिफ्यूज कर सकता है। ये वीटो पावर होती है। कौन सा बिल? जो पार्लियामेंट ने लोकसभा और राज्यसभा में पास किया है। लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, या पहले राज्यसभा में आया तो वहां से लोकसभा में जाएगा। बिल कितनी तरह के होते हैं पढ़ चुके हैं हम लास्ट लेक्चर में। प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो प्रेसिडेंट के पास एक तो ऑप्शन है वो उस पर साइन कर दे और वो एक्ट बन जाता है। दूसरा है उसके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर में क्या है? या तो वो मना कर देगा असाइन करने से, या विद होल्ड कर देगा। ठीक है, तो ये वीटो पावर 3 तरह की होती है, आपने याद रखनी है। 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट है एब्सोल्यूट वीटो। क्या है? एब्सोल्यूट वीटो। ये यहाँ नोट्स में नहीं है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। एब्सोल्यूट वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट द बिल कंप्लीटली, पूरे तरीके से रिजेक्ट कर देगा और वो कानून नहीं बनेगा। कब? जब द बिल इज प्राइवेट मेंबर बिल नॉट अ गवर्नमेंट बिल। तो एब्सोल्यूट वीटो की पावर सिर्फ और सिर्फ उस केस में होगी जब बिल प्राइवेट बिल हो। क्या ऐसा कभी हुआ है? तो ऐसा 1954 में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एब्सोल्यूट वीटो की पावर इस्तेमाल की थी। कौन से बिल में? आप याद रखोगे PEPSU, पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल। PEPSU एप्रोप्रिएशन बिल याद रखोगे आप, एप्रोप्रिएशन बिल। इसमें एब्सोल्यूट वीटो की पावर यूज की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और चलो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट जो है वो होती है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होती है कि प्रेसिडेंट रिटर्न कर देगा एक बिल को वापस पार्लियामेंट के पास। मनी बिल को प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता, बाकी ऑर्डिनरी बिल्स हों या फाइनेंशियल बिल्स हों उनको रिटर्न कर सकता है। बट एक बार रिटर्न किया वो रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकता है, और प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट ने अगर फिर से उसको पास करके भेज दिया तो सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट को उस असेंट देना ही देना है, साइन करना ही करना है, ये मस्ट है। क्या ऐसा कभी हुआ है? तो 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अवुल पाकिर जिनुल अब्दीन अब्दुल कलाम आज़ाद, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, उन्होंने सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल करके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल 2006 को रिटर्न किया था रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक है, तो लास्ट पावर होती है पॉकेट वीटो। बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया यहाँ से। पॉकेट वीटो मींस प्रेसिडेंट नाइदर साइंस ना रिजेक्ट अ बिल। क्या करेगा फिर? जेब में डाल के रख देगा। जेब में मीन्स पॉकेट वीटो, रख देगा, करूंगा 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 करूंगा, कितने टाइम में करूंगा कोई पता नहीं, इनडेफिनेट टाइम के लिए बिल को वो रख सकता है। ऐसा कभी हुआ है? तो हाँ बिल्कुल हुआ है। कोई यहाँ टाइम सेट नहीं है कितने टाइम के लिए वो रखेगा अपने पास, बट इनडेफिनेट टाइम के लिए रख सकता है। तो ऐसा हुआ है एक बार। कब? किसने किया है? तो ज्ञानी जेल सिंह ने किया है। ये नाम एग्जाम में पूछा जाता है, ज्ञानी जेल सिंह, ZAIL, जेल सिंह। कब किया था? 1986 में। 1986 में किया था। कौन सा बिल था? इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल। इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल। ठीक है, प्रेसिडेंट मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक है, बाकी वो और बाकी जो बिल हैं उनके केस में वो विदहोल्ड कर सकता है, एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। अगर सिंपल भाषा में वीटो पावर्स की बात की जाए तो 3 पावर हैं। एब्सोल्यूट वीटो, बिल को पूरे तरीके से रिजेक्ट कर देना अगर वो गवर्नमेंट बिल नहीं है। सस्पेंसिव वीटो, वापस भेजना रिकंसिडरेशन के लिए। और पॉकेट वीटो, लंबे टाइम के लिए रखना। पॉकेट वीटो का केस इंपॉर्टेंट है जब ज्ञानी जेल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल को, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 को इनडेफिनेट टाइम के लिए अपने पास रख लिया था। तो दूसरे केस क्या बताए? सस्पेंसिव वाले, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने रिटर्न किया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल 2006। और उसके बाद एब्सोल्यूट वीटो, जब प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर देता है किसी बिल को पूरे तरीके से, बट ये बिल प्राइवेट मेंबर बिल होना चाहिए, गवर्नमेंट बिल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सो एप्रोप्रिएशन बिल 1954 को रिटर्न किया था एब्सोल्यूट वीटो के द्वारा। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर ज़्यादा टाइम लगाया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहाँ पहुँचे थे हम? हाँ, कैन विद होल्ड गिव और रिटर्न बिल्स, समझ आ गई आपको? उसके बाद ऑर्डिनेंस पास करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस पास करने की पावर है कब? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। आर्टिकल पूछा जाता है तो आर्टिकल 1, 2, 3, आर्टिकल 1, 2, 3 ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आप मुझे बताएंगे ऑर्डिनेंस पावर गवर्नर के पास भी होती है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये आप मुझे बताएंगे, हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। क्या पावर्स हैं? मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मनी बिल जो है, मनी बिल को वो वापस नहीं भेज सकता, क्यों? ऑलरेडी भाई उन्हीं की रिकमेंडेशन से आ रहा है, तो मनी बिल के लिए मस्ट है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन। फर्स्ट क्वेश्चन। लेज द यूनियन बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 में मेंशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड बजट नहीं, उसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो ये सेकंड पावर होगी। उसके बाद कंटीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया को कंट्रोल कौन करता है? आंसर में प्राइम मिनिस्टर होगा, गलत होगा क्वेश्चन। कंटीजेंसी फंड को कंट्रोल करता है प्रेसिडेंट। क्या होता है कंटीजेंसी फंड? कंटीजेंसी फंड होता है एक ऐसा फंड जो इमरजेंसी क्राइसिस के टाइम यूज किया जाता है। कोई अर्थक्वेक हो गया, कहीं फ्लड आ गए, कोई और इमरजेंसी हो गई। ठीक है, उसके बाद फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 एग्जाम में पूछा जाता है। क्या जुडिशियल पावर्स होती हैं? यस, जुडिशियल पावर होती हैं प्रेसिडेंट के पास। कौन कौन सी? माफ करने की पावर होती है, पार्डनिंग पावर होती है आर्टिकल 72 के अंडर। मतलब जो
किसी ने कोई क्राइम किया है, उसको कोर्ट ने सजा दी है, तो वो सजा या तो वो माफ कर सकता है या कम कर सकता है। उसके लिए 5 प्रोविजंस होते हैं प्रेसिडेंट के पास। फर्स्ट, पार्डन, पूरे तरीके से माफ कर देना सजा। सेकंड, रिप्राइव, डिले कर देना सजा। नेक्स्ट, रिस्पाइट, रिड्यूस कर देना। रिमिट, शॉर्टन कर देना। कम्यूट, चेंज कर देना। ये क्या है, ये अभी हम डिटेल में देखेंगे। मैंने ये वर्ड इसलिए पूछे हैं कि आपको एज सच मैच करने के लिए पूछा जाएगा ये। तो पार्डन के साथ फॉरगिव लगाओगे आप, रिप्राइव के साथ डिले लगाओगे, रिस्पाइट के साथ रिड्यूस मैच करोगे, रिमिट के साथ शॉर्टन और कम्यूट के साथ चेंज। ये कोर्ट मार्शल और डेथ सेंटेंसेस के केस में भी अप्लाई होता है। क्या ये सारी ये जो माफ कर रहा है, पार्डनिंग पावर है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करता है? नहीं, ये प्रेसिडेंट के पास अपनी पावर्स होती है। इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। फर्स्ट क्या था? पार्डन, माफ करना, पूरे तरीके से माफ कर देना। सपोज करो कोई पर्सन है तो उसको डेथ सेंटेंस दिया है कोर्ट ने, प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो पूरे तरीके से उसको माफ कर दे, सजा कैंसिल कर दे, उसको आज़ाद कर दे। वो ऐसे बन जाएगा जैसे उसने कोई गलती की ही नहीं। ठीक है, पूरे तरीके से माफ करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। सेकंड, रिप्राइव, रिप्राइव का मीनिंग पूछा जाता है टेम्परेरी डिले करना, मतलब टेम्परेरी रोक दो या डिले कर दो पनिशमेंट को। जैसे सपोज करो किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसको डेथ सेंटेंस दिया है, तो डेथ सेंटेंस को डिले कर देगा। बोला पहले बात की थी जी इसको जुलाई 2025 में डेथ सेंटेंस दी जाएगी, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो बोलेगा अच्छा इसको डिले कर देते हैं, अभी के लिए नेक्स्ट ईयर देंगे। क्यों? ताकि उसको ज़्यादा टाइम मिल जाए, तो वो अपने केस को और बेटर वे में प्रेजेंट कर सके। गिव्स कन्विक्ट मोर टाइम टू सीक मर्सी और अपील, वो अपील कर पाए और आप बेटर तरीके से केस को प्रेजेंट कर पाए। नेक्स्ट है रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब है पनिशमेंट को कम कर देना, रिड्यूस कर देना, लेसर द पनिशमेंट। क्या है? पनिशमेंट इज रिड्यूस्ड बिकॉज स्पेशल रीजन की वजह से। कोई बूढ़ा आदमी है, किसी बीमारी से जूझ रहा है वो, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसकी सजा को कम कर दो। ठीक है। नेक्स्ट है रिमिट, रिमिट का मतलब है शॉर्टन, सजा को कम करना, मतलब पहले 10 साल की सजा थी, कम करके 5 साल दे दी, ये रिमिट है या शॉर्टन, शॉर्टर करना, कम करना। ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस कम किया जाता है। टाइप ऑफ पनिशमेंट सेम है, जैसे 10 साल के लिए जेल थी तो कम करके 2 साल कर दी या 1 साल कर दी, बट सजा सेम ही है, उसका ड्यूरेशन कम किया है। तो अगर पूछा जाए कि ड्यूरेशन कम किया जाता है, सजा की टाइप सेम रहती है, तो आप बोलोगे रिमिट। ठीक है। कम्यूट क्या होता है? सजा को बदल देना, चेंज द टाइप ऑफ पनिशमेंट, मतलब सपोज करो पहले डेथ पेनल्टी की बात की थी कि इसको सजाए मौत होगी, प्रेसिडेंट ने कम्यूट कर दिया, टाइप ऑफ पनिशमेंट बदल दी, इसको पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल दो, फांसी नहीं देनी। द टाइप ऑफ पनिशमेंट इज चेंज टू लेस सिवियर वन। एग्जाम्पल, डेथ पेनल्टी चेंज टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इमरजेंसी पावर्स होती हैं, 3 होती हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन कौन सी? नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर आती है, जैसे वार के टाइम या एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन। 3 केसेस में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, जब जंग हो रही हो, या फॉरेन एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या अपनी आर्मी विद्रोह कर दे। आर्टिकल 352 इमरजेंसी के 4 आर्टिकल हैं, 352 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आर्टिकल 356। तो ये होगी स्टेट इमरजेंसी, मींस प्रेसिडेंट रूल। जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है अंडर आर्टिकल 356। 356 में हम 4 फिर से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी, थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इंडिया में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, बाकी सब लगती रहती है। ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रेजेंट assume extensive powers acting to the advice of cabinet। ठीक है। रोल एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं 2-3। नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एक्सरसाइज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो एक्सरसाइज की जाती हैं नॉमिनल हेड मींस प्रेसिडेंट के द्वारा, बट एक्चुअल पावर्स किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के पास।
सिंबॉलिक लीडर कहा जाता है, रिप्रेजेंट यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ अ नेशन। तो सिंबॉलिक लीडर प्रेसिडेंट को कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं। ठीक है, क्या करता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंट लीडर? रिप्रेजेंट करता है यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी ऑफ द नेशन। नेक्स्ट पूछा जाता है गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? तो प्रेसिडेंट को। मतलब ये इंश्योर करता है ऑल एक्शन कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं प्रेसिडेंट के पास, लिमिटेड हैं बट प्रेजेंट इन एक्सेप्शनल सिचुएशन, जैसे हंग पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हंग हो गई तो उसमें डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट के पास कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करे। तो क्या डिस्क्रिशनरी पावर होती है? डिस्क्रिशनरी पावर्स लिमिटेड होती हैं बट इंपॉर्टेंट होती है। अपॉइंटिंग प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ हंग पार्लियामेंट, डिसमिस करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जब मेजोरिटी नहीं है, रिटर्न करना बिल कंसिडरेशन के लिए, वो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सेंडिंग अ मैसेज टू पार्लियामेंट को कोई मैसेज भेजना। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 72, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 78। प्रेसिडेंट यूजुअली एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 74 का सेक्शन 1 कहता है कि प्रेसिडेंट मोस्टली जो भी काम करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रबर स्टंप कहा जाता है। ठीक है, क्यों? वो हर काम जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में प्रेसिडेंट के साथ जुड़े हुए। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस, आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड टू प्रेसिडेंट, और ऑर्डिनेंस पास करने की पावर 123 में। अगर ये सारे के सारे आर्टिकल आप नहीं याद कर सकते तो आपको 123 नहीं भूलना, पूछा जाता है ऑर्डिनेंस पास करने की पावर किस आर्टिकल में है प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद 72 पार्डनिंग पावर, माफ करने की पावर, 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और आप याद कर सकते हो 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये तीन तो नहीं भूलने, तीन 123, 72, 61 तो भूलना ही नहीं है, 54 याद करना है तो कर लो, बट तीन जो हैं वो पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा 123 पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं एग्जाम के लिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओनली प्रेसिडेंट जिसने 2 टर्म्स आपने पूरे किए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा पटेल। करंट प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इम्पीचमेंट मैंने बता दिया 61, और ये जो इम्पीचमेंट है ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। ऑर्डिनेंस पास करने की पावर जो 123 में है, ऑर्डिनेंस 6 वीक्स फ्रॉम री असेंबली ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जब दोबारा पार्लियामेंट वैसे बैठेगा उसके 6 हफ्तों तक वो चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अगला हमारा सब यूनिट जो कि है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पावर्स इनकी, पोजीशन, रोल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। एक क्वेश्चन का आप आंसर देंगे कि इंडिया का कौन सा प्रेसिडेंट था जिसकी डेथ हुई थी जब वो इंडिया में हैज़ प्रेसिडेंट था, वो ऑफिस, प्रेसिडेंट के ऑफिस में वो बैठा हुआ था। ठीक है, इसका आंसर आप ज़रूर देंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? 3 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।